मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी हाल ही में कॉलेजियम सिस्टम बहुत बड़े पैमाने पर हमारे बीच में चर्चाओं में बना हुआ है। आखिर ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है, कॉलेजियम सिस्टम क्यों लाया गया है, कॉलेजियम सिस्टम की क्या महत्ता है और आज के दिनों में ये कॉलेजियम सिस्टम क्या वास्तव में प्रासंगिक है, इन सारे पहलुओं पर मैं आज विस्तार से चर्चा करूंगा और बिल्कुल सरल और आसान भाषा में आपको बताऊंगा कि कॉलेजियम सिस्टम होता क्यों है और आज इसकी क्या जरूरत है। क्या वाकई में कॉलेजियम सिस्टम देश की न्यायपालिका में किसी इंटरफियर का या हस्तक्षेप का कार्य कर रहा है, क्या इसका होना जरूरी है, इन सभी पहलुओं पर मैं चर्चा करूंगा। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते यूट्यूब चैनल करियर प्लस और बीआर सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे और मैं आपसे बात करूंगा आपसे कॉलेजियम सिस्टम पर। मैं पहले ये बताऊंगा आपके आखिर ये कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है और इसको लाया क्यों गया है। तो आपको जानना चाहिए ये कॉलेजियम सिस्टम कोई संसद द्वारा बनाया गया कानून नहीं है, यानी मैं कहूंगा ये न्यायाधीशों की नियुक्ति और जजों, ये वाला मैं यहां बताऊंगा आपको, ये पूरा कॉलेजियम सिस्टम, ये वाला कॉलेजियम सिस्टम यहां बात करेंगे हम लोग आपके। इसको अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो कॉलेजियम सिस्टम का मतलब होता है जजों का एक समूह, जजों का समूह। यह सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जजों का एक ऐसा समूह है जो मूल रूप से जजों की नियुक्ति और उनके ट्रांसफर से जुड़ा हुआ है। जजों की नियुक्ति और उनके ट्रांसफर से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारे यहां पर जजों का जो अपॉइंटमेंट होता है और हमारे यहां पर जजों का जो स्थानांतरण होता है, उस पूरी प्रक्रिया में कॉलेजियम की बड़ी भागीदारी है। कॉलेजियम की सिफारिश पर ही, कॉलेजियम के सुझाव पर ही हमारे यहां राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति क्या करते हैं। आपको जानना चाहिए ये पूरा कॉलेजियम प्रणाली, पूरा कॉलेजियम सिस्टम हमारे यहां पर जो आया हुआ है, ये कोई संसद के किसी कानून द्वारा या संविधान के किसी प्रावधान द्वारा इसको स्थापित नहीं किया गया है। यह सुप्रीम कोर्ट के जजों के निर्णयों के माध्यम से विकसित की हुई प्रणाली है। मैं आपको सामान्य भाषा में बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजों के निर्णयों से विकसित एक प्रणाली है, यानी कि जो पूरा कॉलेजियम सिस्टम है ये हमारे यहां संसद द्वारा बनाए गए कानून से नहीं आया है, ना संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार आया है। ये पूरी प्रणाली जजों के निर्णयों से आई हुई है। तो आपके मन में विचार आ रहा होगा कि इससे पहले हमारे यहां जजों की नियुक्ति कैसे होती थी। आपको जानना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति के प्रावधान है, मैं बता देता हूं आपको। यहां पर सुप्रीम कोर्ट में अगर हमारे यहां जजों की नियुक्ति हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति यदि होगी तो संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 के अंतर्गत, और अगर हाई कोर्ट का जज की नियुक्ति होगी, हाई कोर्ट के जज की, तो इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 217 में किया गया है। इससे समझ जाएंगे आप लोग कि हमारे संविधान में स्पष्ट तौर पर जजों की नियुक्ति यानी जजों के अपॉइंटमेंट के संदर्भ में प्रावधान किया गया है, और वो और कोई आर्टिकल नहीं, 124 का 2 और संविधान का अनुच्छेद 217, यानी मैं कह सकता हूं 124 का 2 सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति का प्रावधान करता है, और 217 ये हाई कोर्ट में यानी उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। आपके मन में विचार आ रहा होगा, अगर ये जजों के निर्णयों से अगर विकसित होने वाली प्रणाली है तो उससे पहले हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति कैसे होती थी। तो आपको जानना चाहिए उससे पहले हमारे यहां राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति होती थी, प्रधानमंत्री की सलाह पर इनको नियुक्त कर लिया जाता था। लेकिन हमारे यहां पर एक ऐसी प्रणाली विकसित हुई, मैं लिखा है जजों के निर्णयों के द्वारा बहुत सारे निर्णय दिए गए, उनसे इनका विकास हुआ है और उन्हें हमारे यहां इन नामों से जाना जाता है। उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं चाहें तो, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, और या उसको ना चाहें तो आप सामान्य भाषा समझ सकते हैं। फर्स्ट जजेज केस आया हमारे यहां, ये प्रथम जजेज केस
ये केस 1981 का है, ये पहला केस आया हमारे यहां पर। फिर इसके बाद द्वितीय है जजेज केस वर्ष 1993, और उसके बाद तृतीय जजेज केस 1998। इसके द्वारा इसे और अधिक विस्तारित कर दिया गया। मैं कह सकता हूं यहां पर एक बार में समझाने के लिए आपको कि ये फर्स्ट जजेज केस है, ये सेकंड जजेज केस है, ये थर्ड जजेज केस है। यानी हमारे यहां तीन ये केस हैं बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए। ये तीनों केस महत्वपूर्ण हैं। 1981 फर्स्ट जजेज केस, 1993 सेकंड जजेज केस और 1998 थर्ड जजेज केस। ये तीन केस हैं। इन केस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति होती है, ये पूरा मामला इन निर्णयों के द्वारा बना हुआ है। आखिर इसके अंतर्गत जो थर्ड केस है, इसके अंतर्गत जजों की नियुक्ति का विस्तार किया गया और इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जिन्हें हम सीजेआई कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और सुप्रीम कोर्ट के ही चार अन्य न्यायाधीश, चार वरिष्ठतम न्यायाधीश भाग लेते हैं। अर्थात जजों की जो नियुक्ति हो रही है आपके, इन नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की, यहां पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की प्रमुख भूमिका होती है। आपको जानना चाहिए ये वही 5 जज हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जज शामिल होते हैं, और इनको मिलाकर के एक कॉलेजियम सिस्टम बनता, और यही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति में अपनी भूमिका निभाते हैं। आपको जानना चाहिए यहां पर एक बात, ये तीनों केसों के माध्यम से 1981, 1993 और 1998 ये 3 जजेज केस हैं हमारे यहां, और इनके द्वारा हमारे यहां ये कॉलेजियम सिस्टम विकसित हुआ है। मैंने बताया पहले हमारे यहां जजों की नियुक्ति के लिए इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं होता था, लेकिन वर्ष 1998 से 1998 से अंतिम रूप से आज सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर, यानी कॉलेजियम की सलाह पर ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति क्या करते हैं, आपके राष्ट्रपति कार्यपालिका अपने मन से किसी जज की नियुक्ति नहीं कर सकती हैं। आपको एक बात जाननी चाहिए जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे यहां, कि जो न्यायिक क्षेत्र है हमारे यहां, भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। यह स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था है। हमने अमेरिकी संविधान से इस स्वतंत्र न्यायिक और सर्वोच्च व्यवस्था को ग्रहण किया है। आप जानते हैं संविधान में स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 124 में और संविधान के अनुच्छेद 214 में स्पष्ट तौर पर इनके लिए विशेष प्रावधान हुए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, इनकी नियुक्ति वाली प्रणाली है, इनके ट्रांसफर वाले मामले, ट्रांसफर का मतलब मेरा स्थानांतरण से यहाँ पर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको यहाँ जानना चाहिए अभी हाल ही में ये कॉलेजियम सिस्टम पूरी तरह एक विवाद का प्रश्न बना हुआ है, क्योंकि कार्यपालिका आए दिन विशेष तौर पर केंद्रीय कानून मंत्री वो आक्षेप लगाते रहे हैं कि कहीं ना कहीं जजेज अब इसमें फेवर करते हैं, अपने चहेते, अपने पसंद के लोगों को नियुक्तियों में शामिल करते हैं। कई बार इसको अंकल कल्चर के तौर पर भी जाना जाता है। इस अंकल कल्चर को भाई भतीजावाद के तौर पर जाना जाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजेज जो कॉलेजियम में शामिल होते हैं, वो उन्हीं जजों को नियुक्त करते हैं जो कि उनसे संबंधित होते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं हमारे यहां पर इसको दूर करने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, और उन्होंने वर्ष 2014 में, याद देखें आप लोग, वर्ष 2014 में ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय था गवर्नमेंट का, जब उन्होंने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ये आपके काम की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसे हमारे यहां पर संक्षिप्त में कहा जाए तो एनजेएसी के नाम से जाना जाता है, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। इसके लिए सरकार संसद में बहुत बड़ी पहल करी उन्होंने, और संसद में इसके लिए 121वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी कि ये 121वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी 121वां संविधान संशोधन विधेयक सरकार लेकर आई, और इसके द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन हुआ। आपको जानना चाहिए यही जो बिल है आपके, ये हमारे यहां पर
किस नाम से जाना गया? इस बिल को 99वां संविधान संशोधन अधिनियम, क्या कहा गया? 99वां संविधान संशोधन अधिनियम नाम दिया गया इसको, यानी मैं कह सकता हूं इसको 99वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी हम कह सकते हैं वर्ष 2014 में, यहां पर वर्ष 2014 में ये हमारे यहां क्रम से इन दोनों ही कानूनों को लोकसभा के द्वारा और राज्यसभा के द्वारा, ये आप चाहें तो डेट याद कर सकते हैं क्योंकि कई बार हमारे एग्जाम में डेट भी पूछ ली जाती है। यहां 13/8/2014 को यहां पर और 14/8/2014 को यहां पर इनको क्रम से राज्यसभा द्वारा पास किया गया, यानी कि इस विधेयक को हमारे यहां इस डेट को हमारे यहां पास किया लोकसभा ने, और जो नीचे दिखाई दे रहा है आपको ये वाली डेट है आपके 14/8/2014 को इसको राज्यसभा ने पास किया, यानी कि संसद के दोनों सदनों ने इस 121वें संविधान संशोधन विधेयक को पास कर दिया कि भारत में एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग होना चाहिए। यही आयोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कार्य करेगा। अब आपके मन में विचार आएगा, इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को 99वें संविधान संशोधन द्वारा अंतिम तौर पर हमारे यहां कहां स्थापित किया गया? आपको जानना चाहिए भारत के राजपत्र में। कहां पर? यहां भारत के राजपत्र में, ये गजट ऑफ इंडिया, क्या बोलते हैं इसको? गजट ऑफ इंडिया में इसको 31 दिसंबर 2014 को इसको प्रकाशित भी कर दिया गया, यानी कि जो एनजेएसी है वो पूरी तरह से प्रभावी हो गया। नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, इसका गठन का उद्देश्य क्या है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति और उनका ट्रांसफर, इस पूरी प्रक्रिया से संबंधित कौन सा आयोग बना? नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, और इसका संबंध 99वें संविधान संशोधन अधिनियम से। और यदि विधेयक आएगा तो मैं पहले बताया विधेयक का नाम है आपके यहां पर 121वां संविधान संशोधन विधेयक। अब विधेयक आएगा तो ये मारेंगे, अगर एक्ट आएगा तो आपके ये 99 मारेंगे, ये दोनों अलग अलग हैं। ये पूरा एनजेएसी बना। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि आखिर ये एनजेएसी बनाए हैं, इसके अंतर्गत कुल कितने लोग होंगे? तो आपको जानना चाहिए इसमें कुल 6 सदस्य, इसमें कुल 6 सदस्यों को स्थान दिया गया। एनजेएसी, मैं एनजेएसी बात कर रहा हूं आपसे, ये रहा, मैं एनजेएसी की बात कर रहा हूं जो जजों की नियुक्ति और उनके ट्रांसफर से सीधा जुड़ा हुआ है। इसमें एक सीजीआई होंगे, सीजीआई माने भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश ये शामिल होंगे इसमें आपके। यहां से सुप्रीम कोर्ट 2 सीनियर जज होंगे आपके, वरिष्ठतम मतलब यहां पर सीनियर जज से यहां मतलब। और इसके अलावा जो आपके और व्यक्ति आएंगे यहां पर, एक कानून मंत्री हो, एक केंद्रीय कानून मंत्री होंगे और 2 सदस्य नागरिक क्षेत्र से लिए जाएंगे। हमारे यहां पर कुल कितने व्यक्ति होंगे? ये आपके 6 लोग होंगे। आपको जानना चाहिए एक मुख्य न्यायाधीश, 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश सीनियर जज, एक केंद्रीय कानून मंत्री और 2 आपके विशिष्ट व्यक्ति होंगे। इन्हें 2 विशिष्ट व्यक्ति कहा जाता है। विशिष्ट का मतलब होता है बिल्कुल नागरिक क्षेत्र से जिन्हें कानून की बहुत अच्छी समझ होती है, यानी सार्वजनिक क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण समझ होती है। ये विशिष्ट व्यक्ति लिए जाएंगे जो कि सार्वजनिक मामलों के पब्लिक सेक्टर जुड़े हुए महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे जिन्हें बहुत अच्छी समझ होगी यहाँ पे। तो ये हमारे यहाँ पर 2 और 1 3 4 5 6 कुल हमारे पास कितने लोग हो जाएंगे? ये 6 सदस्य हो जाएंगे। यानी कि जजों की नियुक्ति के लिए एनजेएसी बना, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। आपको जान के बहुत बड़ा आश्चर्य होगा और बहुत बड़ा झटका लगेगा आपको यहाँ पर कि संसद ने जिस कानून को संसद ने पारित किया और लोकसभा ने मान्यता दी हो, राज्यसभा ने मान्यता दी हो और राज्य की विधानसभाओं ने जिस संविधान संशोधन अधिनियम को मान्यता दी हो, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर हुए हो, वो कानून बन गया हो। अब भारत के राजपत्र में
31 दिसंबर 2014 को उसे प्रकाशित भी कर दिया गया हो और वो लागू भी हो चुका हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस एनजेएसी को कुछ ही दिनों बाद, मात्र इसकी जो आयु है वो 10 महीने भी नहीं रही, उससे पहले ही इस एनजेएसी को पूरी तरह समाप्त कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह असंवैधानिक है, हम इसे शून्य घोषित करते हैं क्योंकि यह संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता छीन ली जाती है, स्वतंत्र न्यायपालिका की जो स्थिति है उसका हनन होता है, इससे न्यायपालिका की शक्तियों में कुठाराघात होता है, प्रहार होता है, इसलिए हम इसको समाप्त करते हैं। और आपको जानना चाहिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में 16 अक्टूबर 2015, बहुत बहुत वेरी मोस्ट है, इसको आप रट लेंगे, 2015 को इस एनजेएसी को यहां पर यानी नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन को असंवैधानिक, ये रहा असंवैधानिक घोषित करते हुए शून्य घोषित कर दिया। असंवैधानिक बताया इसको कि यह संवैधानिक नहीं है और इसको शून्य घोषित कर दिया, 0 घोषित कर दिया। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने इस 99वें संविधान संशोधन अधिनियम को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसको पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया। अब ये अस्तित्व में नहीं है और इसको वर्ष 2015 मैंने बताया कि ये लगभग 10 माह से भी कम समय तक ये एनजेएसी जीवित रहा और सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया कि ये जो आयोग बना है ये संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। इससे सुप्रीम कोर्ट सहित न्यायपालिका की स्वतंत्रता बाधित होती है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कुठाराघात किया जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस 99वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक बताते हुए, इसको इलीगल बताते हुए इसे रद्द कर दिया, इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया। आपको जानना चाहिए ये 99वां संविधान संशोधन अधिनियम इस समय अस्तित्व में नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। ध्यान देंगे इस बात पर, मेरे वर्ड पर, न्यायपालिका की अगर ये रहता है तो इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरा उत्पन्न होगा और कहीं ना कहीं इसमें जो सरकार की भागीदारी है, जो आम लोगों की भागीदारी है, वो जुड़ जाएगी और सरकार को नहीं पता है कि जजों की नियुक्ति कैसे होनी चाहिए, जजों का ट्रांसफर कैसे होना चाहिए। इस सब मामले में इनकी समझ बेहतर नहीं हो सकती है। और आपको जानना चाहिए वर्तमान समय में जो हमारा कॉलेजियम है, मैंने बताया कॉलेजियम सिस्टम के अंतर्गत इसमें 5 लोग शामिल होते हैं, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित 4 और वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं और यही लोग वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं और इन्हीं की सलाह पर यह सलाह दिया करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति करनी है, पुनः बता रहा हूं, आर्टिकल 124 के 2 के अंतर्गत यह नियुक्ति होती है। अगर आपको हाई कोर्ट में नियुक्ति करनी है तो 217 के अंतर्गत इनकी नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है। कॉलेजियम सिस्टम जिसके नाम की नियुक्ति को सुझाव देते हैं तो वो पूरा सुझाव, ये पूरी सिफारिश कहां जाती है आपके, ये जाती है केंद्रीय कानून मंत्री केंद्रीय कानून मंत्री के पास जाती है यहां से, और केंद्रीय कानून मंत्री इसको पीएम के पास भेजते हैं और पीएम सलाह देते हैं राष्ट्रपति को। पीएम सलाह देते हैं किसको, राष्ट्रपति को सलाह देते हैं आपके यहां से कि फलाने व्यक्ति को जज के तौर पर नियुक्त किया जाना है। यानी आप कह सकते हैं पूरी तरह से यहां पर जो बहुत काम की बात है वो ये है कि अगर कॉलेजियम ने जो 5 जजों का एक समूह है, मैंने बताया है, पुनः मेरी बात पर ध्यान देंगे, ये जो पूरा कॉलेजियम सिस्टम है ये न्यायाधीशों की नियुक्ति और ट्रांसफर से जुड़ा हुआ मामला है। ये संसद के किसी कानून से या संविधान के किसी प्रावधान से न बन करके ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से बनने वाली प्रणाली है। इसे जजेज जो केस बताए 3 मैंने उससे बना हुआ है। वर्तमान समय में 5 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो वरिष्ठ जज होते हैं, उसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। उन्हीं की सलाह पर आज इनकी नियुक्ति होती है। मैंने बताया वो सलाह जाएगी कानून मंत्री के पास,
कानून मंत्री की सलाह को भेजेंगे प्रधानमंत्री के पास, और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इन जजों की नियुक्ति करते हैं। आपके मन में विचार आ रहा होगा, क्या इन कॉलेजियम सिस्टम की सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य हैं, क्या विवश हैं? तो आपको जानना चाहिए इनकी सलाह को मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। लेकिन अगर सरकार ने एक बार इनकी सलाह को वापस कर दिया और दोबारा कॉलेजियम ने यदि उसी जज को पुनः नियुक्ति के लिए कहा कि इसकी नियुक्ति होनी चाहिए, तो सरकार को उसको नियुक्त करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी नियुक्ति को कितने दिनों में मान्यता मिलेगी, कितने समय में मान्यता मिलेगी, इसका कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। सरकार चाहे तो दोबारा आई सिफारिश को 1 महीने, 2 महीने, साल भर, 2 साल या 20 साल कभी तक के लिए भी टाल सकती है, क्योंकि यहां पर कहीं भी समय सीमा का प्रावधान नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार उसको टाल मटोल कर सकती है, लेकिन उस नियुक्ति को रद्द नहीं कर सकती। तो मैं कह सकता हूं कि जो कॉलेजियम सिस्टम है वो पूरी तरह से अल्टीमेट पावर है, यानी कॉलेजियम की सलाह को, एक प्रकार में कहूं तो आपको कॉलेजियम की सलाह को, कॉलेजियम की जो सलाह है, मैं पुनः बता रहा हूं आपको बिल्कुल सरल भाषा में, कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जिन जजों की नियुक्ति होती है, उन जजों की नियुक्ति हो, उनका ट्रांसफर हो या उनका प्रमोशन कुछ भी हो, उनके संदर्भ में इस कॉलेजियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कॉलेजियम की सलाह पर ही सरकार इन कार्यों को करती है। अगर कॉलेजियम ने सलाह दी है तो आप मान लीजिए कि उस जज की अंतिम रूप से नियुक्ति हो रही है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर हमारे यहां कहा जाता है कि जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति क्या करते हैं। लेकिन आपको जानना चाहिए, जो अंदर खाने की बात है वो ये है कि कॉलेजियम जिस जज की नियुक्ति पर मोहर लगाते हैं, जिस जज के ट्रांसफर पर मोहर लगाते हैं, वही कार्य होता है। यद्यपि इस कार्य को व्यवहारिक तौर पर राष्ट्रपति किया करते हैं, लेकिन असलियत में पीछे के पर्दे से जो कार्य करते हैं वो आपके कॉलेजियम सिस्टम द्वारा किया जाता है। इसको ध्यान रखना। एनजेएसी इस समय अस्तित्व में नहीं है। और मैं आपको अंतिम बात बता देता हूं, जो आपका 99वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है, जिसे हम कहते हैं एनजेएसी, ये वाला नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, इसको जो रद्द किया था वो सुप्रीम कोर्ट के, यहां बता रहा हूं आपको, वो सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने रद्द किया है। संवैधानिक पीठ ने रद्द किया, संवैधानिक पीठ ने इस कानून को रद्द किया है। संवैधानिक पीठ को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। इसमें 5 जज होते हैं। कितने जज होते हैं? 5 जज शामिल होते हैं इस पीठ में आपके। यानी कभी भी ध्यान रखना, संवैधानिक पीठ में 5 जजों से कम शामिल नहीं होंगे। मिनिमम 5 जज होते हैं आपके। और आपको जानना चाहिए उस समय सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो जस्टिस J.S. खेयर, ये शामिल थे आपके। और इन्होंने इसको असंवैधानिक घोषित किया और ये पूरा मामला 4-1 के बहुमत से आया। अर्थात 4 जजों ने इस 99वें संविधान संशोधन को गलत माना और कहा इससे सुप्रीम कोर्ट की यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरा है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता बाधित होती है, यानी कार्यपालिका की इनकी नियुक्ति में कोई भागीदारी नहीं होनी चाहिए। आपको जानना चाहिए यहां पर ये कॉलेजियम सिस्टम वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और उनके ट्रांसफर पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब हाल में जो विवाद है वो यही विवाद है आपके कि जो जस्टिस खेयर ने इसे जो रद्द किया था उसको असंवैधानिक बताया है, गैर संवैधानिक बताया है और ये कहा है ये इलीगल है और इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरा उत्पन्न होता है। अब इस समय 99वां संविधान संशोधन अधिनियम अस्तित्व में नहीं है, अर्थात एनजेएसी रद्द हो चुका है, उसे शून्य घोषित किया जा चुका है। अभी चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील की, एक रिट लगाई और उन्होंने कहा कि कहीं इन जजों की नियुक्ति में एनजेएसी को पुनः दोबारा स्थापित किया जाना चाहिए। आपके डीवाई चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने ये कहा है कि जब इस बात पर पहले ही एक संवैधानिक पीठ, पहले ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अपना निर्णय सुना चुकी है तो हम इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने उन वकील साहब की दलील को, उनकी रिट को खारिज कर दिया, उसे रद्द कर दिया और कहा कि इस पर निर्णय पहले आ चुका है, हम इस पर पुनः सुनवाई नहीं कर सकते, आप इस पर बाद में कुछ सोचा जाएगा। फिलहाल उनकी रिट को रद्द कर दिया गया है। और आप जान लेना इस समय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति का मामला है ये पूरी तरह से
सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम पर आधारित है। और मैंने बता दिया है, कॉलेजियम सिस्टम बोले तो 5 वरिष्ठ जजों का एक समूह होता है जो उनकी नियुक्ति को अंतिम रूप देता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तेजी सब्सक्राइब करिए। ऐसे बहुत सारे वीडियो आपके अनछुए और अनकहे पहलुओं के साथ में मैं आपके लिए इसी चैनल पर लाऊंगा। बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलुओं पर लगातार मेरी चर्चा जारी रहेगी। ऐसे नए नए पार्ट आपके बीच में आते रहेंगे। लगातार इस चैनल पर जुड़े रहिए। अभी तक अगर आपने शेयर नहीं किया है इसको तो औरों को शेयर करिए, ताकि लोगों को ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी प्राप्त हो सके। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।